नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, बिल्लू की भीष्म प्रतिज्ञा का दूसरा भाग। इसके पहले आपने सुना कि कहानी का नायक अपनी संपत्ति को बेचने के लिए अपने चाचा के पास पहुंचता है और उनकी बेहद दयनीय हालत देखकर काफ़ी दुखी होता है। उसके बुजुर्ग चाचा उससे बैठने के लिए कहते हैं और वह बैठ जाता है। और उसके बाद आगे क्या होता है सुनिए आप। वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा हम मानित है कि हमसे बहुत गलती भय बा, इतना कि भुलाए लायक नाही बा। का बताई उस समय जैसे मतिए यानी दिमाग भ्रष्ट होई का रहा। तीनों भैया के साथे बहुत अन्याय की है। बछुआ ओकर यानी उसकी हम बहुत सजो यानी सजा यानी दंड पाए चुका ही। तीनों भाई लोग हमें एकदम त्याग दी हैं। ए बच्चा हम बादे में बहुत पछताए, मगर तबले बहुत देर हो चुकी रही। मुट्ठी से सारी रेत निकल कर जमीन में बिखर चुकी रही। तीनों भाई ने माफी मांगे की हिम्मत ना ही रह गई। भगवान इतने सजा से शांत ना भैन। अम्मा रिसिया यानी कि गुस्सा होके चली गई, फिर लौटी ना कबो। आखिर जीते जी उन्हें फिर देख ना पाए। इतना तीनों भैयन के कृपा रही कि उनके मरे पर खबर दे दिए तो हम आखिर दर्शन कर लिए। चाचा इतना कहते कहते फफक कर रो पड़े। वह सब एक सांस में बोलते चले गए थे, जैसे न जाने उनको कितने बरस से इसका इंतजार था कि कोई मिले जिससे वह अपना पछतावा मन का दुख दर्द कह सके। वह बिलख कर ऐसे रोने लगे कि मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था। मैं भावुक हो रहा था। मैंने प्यार स्नेह से उनके कंधों को पकड़कर कहा, चाचा जी शांत हो जाइए, जीवन में इस तरह की बातें हो ही जाती हैं। मैंने समझाने के लिए कहा, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, समय जो चाहता है करा लेता है। अपने को आप इतना दोष देकर परेशान मत होइए, जो होना था वह हो गया, अब शांत हो जाइए। इस पर वह हिचकते हुए बोले, ना ही बच्चा जो नाय हो रहा वो हुई हुआ। ये नाते हमें इतना दुख बा कि अब जिए के मन तन को ना करत, भगवान जाने कब उठाई हैं। वह फिर हिचक पड़ी तो मैंने समझाते हुए कहा, चाचा इस तरह सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बच्चों के साथ बहुत दिन रहना है। फिर कहता हूँ जो हुआ वो भूल जाइए। हर घर में ऐसा होता ही रहता है। अब इतनी पुरानी बातों को लेकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा कि बात को दूसरे ट्रैक पर लाए बिना या शांत नहीं होंगे, तो बात बदलते हुए कहा, शिखर पानी लाओ, बहुत गर्मी हो रही। मेरी बात सुनते ही उसकी पत्नी अंदर गई और करीब 10 मिनट बाद 4 गिलास पानी एक प्लेट में पेठा लेकर आई। मैं इस बीच चाचा को दूसरे ट्रैक पर ला चुका था। पूछने पर मैंने बता दिया कि घर पर बीवी बच्चे सब ठीक हैं। माँ की तबीयत बराबर खराब रहती है। डॉक्टर दवा के बिना कोई दिन नहीं जाता। पापा की डेथ के बाद से अब तबीयत ज़्यादा खराब रहती है। दोनों छोटे भाई भी ठीक हैं। पानी आने पर मैंने अपने हाथों से उन्हें एक पीस पेठा खिलाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बोले, बच्चा सही गलत कि जब तक ठीक से समझे तब तक सब कुछ बिगड़ चुका रहा। सब जने घर छोड़ छाड़ के जा चुका रहे, हम ही यहाँ अकेले पड़ा है। क्यों बोले बतियाए वाला नहीं बा। बस यह दुअरिया, यह तखत और सवेरे वह हनुमान जी का मंदिर, यह बा हमार कुल दुनिया। बाबू ये मंदिरवा ना बनवाए होतन तो इहो कुछ ना होत। हनुमान जी से हमें बहुत शिकायत बा। समय रहते हमें कुछ चेतान नहीं है। बुद्धिया यानी बुद्धि एकदम भ्रष्ट कई दिहन रहे। हम सभी जने से लड़ी लड़ी के सबके दुश्मन बनाए लिए। इतना दुश्मन बनाए लिए कि बचवा जब तुहार चाची मरिन के वो भाई भतीजा दुआरी तक ना आवा। मुन्नन भैया इतना रिसियान रहन, ऐसन दुश्मनी निभाएन कि बगलिए में रहे के ना ही आयन। पूरा परिवार किवाड़ी यानी दरवाज़ा बंद किए पड़ा रहा। तोरे चाची के अर्थी उठी गांव पट्टीदार के लोग आयन, मगर वो दरवाज़ा ना ही खोलन। ए बच्चा करेजवा एकदम फट गए कि इतना बड़ा परिवार, इतना मनई घरे में, मगर क्यों आए नहीं रहा, आपन क्यों ना ही रहा। बच्चा तब बहुत बुरा लग रहा, मगर बाद में सोचे ना हम लड़ित सबसे, ना ऐसा दिन देखे पड़त। चाचा फिर भावुक होते जा रहे थे।
बहू को शायद अच्छा नहीं लग रहा था या जो भी हो रहा था वह बोल उठी, बाबू भैया के थोड़ा आराम करे दा, कुछ खा पी ले दा फिर बतियाए। चाचा को बहू की बात से जैसे ध्यान आया कि अभी ऐसी बातों का समय नहीं है। वह तुरंत बोले, हाँ हाँ ले आओ बनाए के कुछ। इतना सुनकर वह अंदर चली गई। मैं अब भी चाचा के बगल में ही बैठा था। शिखर जो बड़ी देर से चुप खड़ा था वह बोला, भैया आइए इधर आराम से बैठ जाइए। उसके कहने पर मैं सोफे पर आराम से बैठ गया, लेकिन गर्मी से हाल बेहाल था। पसीने को कानों के बगल में रेंगता हुआ महसूस कर रहा था। चाचा की बातें सुनते सुनते रुमाल निकालना भूल गया। ड्राइंग रूम में दो दो सीलिंग फैन लगे हुए थे, लेकिन उनके सहित टीवी वगैरह सब बंद पड़े थे। बिजली नदारद थी। शिखर से मैंने हाथ वाला ही पंखा मांगा जो एक चाचा के पास और एक उनके पीछे रखी छोटी सी मेज पर पड़ा था। शिखर ने खुद हवा करने की सोची, लेकिन मैंने उसके हाथ से पंखा ले लिया। थोड़ी देर में उसकी पत्नी सूजी का हलवा पानी लेकर आई। नाश्ता करते हुए पूछने पर मैंने बता दिया कि मैं अपने सारे खेत बेचने आया हूँ। फिर मैंने सारी घटना बताते हुए कहा, मैंने सोचा कि जब आया हूँ तो आप सबसे मिलता चलूँ। यह सुनकर चाचा बोले, बहुत बढ़िया की है बच्चा, अब आवा जावा की है। अब हम ज़्यादा दिन के मेहमान ना ही आई। हमार के मन यह बा भैया कि अब हम बड़ लोग जौन गलती की है सारा परिवार कभो मिल के ना ही रहा। अब कम से कम तू सब जने आपस में रिश्ता बनाए रहे। बाप दादा जौन लड़न भिड़न गलती कियन, अब हम बच्चा चाहिए है कि लड़का बच्चा सब उसे मुक्ति पाए जाए। मिलजुल के रहें जाने बच्चा, रिश्ता बनाए रखे, मिलजुल के रहे में बहुत खुशी बा। सारी खुशी यह में बा बच्चा। अपन अनुभव हम बतावत है कि हम लड़ी भिड़ी के अलग रह के देख लिए, सिवाय गुटगिट के जिए भीतर भीतर तड़पे अपने के गलाए के अलावा कुछ ना ही मिला। सोचा बच्चा हम कितना अभागा है कि अपने भतीजन भतीजी भांजी भांजो के बारे में कुछ ना ही जाने। कौन कहाँ बा, का करत बा, कैसन बा, अब तोके देख के तुरंते ना ही पहचान पाए। बतावा कितना बड़ा अनर्थ हुए कि हम अपने भतीजा के ना ही जानी थे। चाचा बोलते ही जा रहे थे। पश्चाताप किया मैं बुरी तरह तड़प रहे अपने चाचा को देखकर मैंने सोचा कि आखिर आदमी को अपनी गलतियां आखिरी समय में ही क्यों याद आती हैं। जब गलतियां लगातार करता रहता तब उसे अपनी गलतियों का एहसास क्यों नहीं होता। चाचा अब जो आंसू बहा रहे हैं, क्या उनके पास तब सोचने समझने की ताकत नहीं थी जब बड़े भाइयों पर रिवॉल्वर तान रहे थे। उस समय क्रोध में आवेश में गोली चल भी सकती थी, किसी भाई की जान भी जा सकती थी। मैंने सोचा आखिर मैं आया ही क्यों। इन्होंने जो किया उसके बाद तो कोई रिश्ता बरसों बरस से था ही नहीं। गांव में सिर्फ खेत बेचने आया था, मन में तो इस तरफ आने की कोई बात थी ही नहीं। फिर खरीदार के मर जाने के कारण उसके यहाँ गया। वहाँ सबका रोना पीटना देखकर अचानक याद आई थी इन चाचा की। और फिर कदम जैसे अपने आप ही इस तरह बढ़ते चले आए थे। वह भी इन चाचा के लिए जो खेत मकान दुकान के बंटवारे के प्रकरण पर मेरे फादर से भी बराबर बदतमीजी से पेश आए थे। मेरी माँ, हम भाई बहनों को भी क्या क्या नहीं कहा। आखिर क्या हो गया मुझे कि मैं इनके बारे में सोच बैठा और कदम इधर ही बढ़ते चले आए। क्या इसे ही कहते हैं खून खींचता है। चाचा की बातें उनकी बहू को शायद अच्छी नहीं लग रही थी। वह फिर बोल पड़ी, बाबू भैया सफ़र में थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दीजिए। चाचा को उसकी बात ठीक नहीं लगी। वह थोड़ा रुक कर बोले, अरे तू तो हमके बोलन नहीं देता हूँ। फिर तुरंत ही बोले, हाँ भैया सही कहत बा, थका हुआ आराम कैला। मैंने देखा लड़का शिखर बातों में ज़्यादा शामिल नहीं हो रहा था। लगा जैसे वह खिंचा खिंचा सा रहता है अपने पिता से। बहू भी थोड़ी तेज लग रही थी। सलवार सूट पहने दुपट्टा गले में लपेटे थी। मेरे दिमाग में बचपन की कुछ बातें याद आ गईं। छुट्टियों में आने पर यही चौथे पांचवें चाचा अम्मा दोनों चाचियों के घूंघट न निकालने पर नाराज होते थे। बाबा दादी से शिकायत करते थे कि बउआइन लोगन के देखत है, लाज शर्म त जैसे धोए के पी गई है। भैया लोग खोपड़ी पे चढ़ाए हैं, शहर में का रहे लागिन है, खोपड़ी उघारे चले की आदत पड़ गई बा। बाबा कुछ न बोलते। दादी बार बार कहने पर मौन रहकर अपना विरोध प्रकट कर देती। गांव की कोई भी महिला आ जाए तो भी यह लोग नहीं चाहते थे कि माँ चाची लोग उनके सामने आए।
अब देख रहा था वही चाचा कैसे कितना बदल गए हैं। सबसे छोटी बहू एक तरह से उन्हें डपट रही थी। घूंघट की तो बात ही छोड़े, सलवार सूट में है, दुपट्टा है तो, लेकिन उसका प्रयोग केवल फैशन के लिए था। गले में लपेट रखा था, बोलने में कोई हिचक नहीं थी। पता नहीं चाचा की शक्ति कहाँ चली गई थी। शायद उनसे उम्र ने बहुत कुछ छीन लिया था। जो कुछ भी उनके वश में नहीं था उन्होंने उससे हार मान ली थी, हथियार डाल दिए थे। मुझे लगा जैसे माहौल में कुछ घुटन सा महसूस कर रहा हूँ। 1 घंटा हो भी रहा था तो मैं उठा और चाचा से बोला, चाचा जी अब चलता हूँ, काफ़ी समय हो गया है। तो वह बोले, अरे नहीं बच्चा, ऐसे कहाँ जावा? अरे इतना बरिस बाद आए है, कुछ खाए पिया नहीं? भैया अबे तो से ठीक से मिले बतियाए नहीं पाए। भगवान बड़ा कृपा कियन तो के भेज के। भैया रुक जाते कुछ दिन, तो से अपन सारी बात कह ले तो हमरे ऊपर से बोझ उतर जाए। भैया सारी बतिया इतनी गरू यानी भारी है इनकी, न जियत बनत बा न मरत। रुक जावा तो हमार ई भार बहुत कम हो जाए। जाने भैया, यह बदे कहा थे रुक जा, बड़ा नीक लागे भैया। चाचा ऐसे भावुक होकर बोल रहे थे कि मैं एकटक उनके होठों को देखता उनका हाथ पकड़े खड़ा रहा। उनकी भावुकता मुझे बांध रही थी। मैं बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि बहू बोल पड़ी, हाँ भैया बाबूजी सही कहा था, रुक जाइए ना। अब बड़े लोगों ने जो किया वो किया, सही गलत जो भी था उन लोगों के बीच की बात थी, उन्हीं लोगों के बीच रही और ख़त्म भी हो जाएगी। ख़त्म क्या होगी, ख़त्म हो चुकी है। हम लोगों के बीच तो कभी कुछ बात हुई नहीं, जब कभी मिले ही नहीं तो होती भी क्या। तो हम सब लोग तो मिलकर रह ही सकते हैं, आ जा सकते हैं एक दूसरे के यहाँ। उसके इस तरह से बोलने पर मुझे यह स्पष्ट हो गया था कि वह घूंघट वाले युग की चुप रहने वाली, सब कुछ सहने वाली बहुरिया नहीं है। वह अब आज के युग की अपनी बातों को बिना हिचक कह देने वाली तेज तर्रार बहू है। वो क्या कहते हैं, अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग रहने वाली महिला, जिसके सामने महिला को दबाकर छिपाकर घर की कोठरियों में घूंघट में बहू को रखने के प्रबल हिमायती मेरे चाचा भी हथियार डाल चुके हैं। मैं अभी उसकी तरफ मुड़ा ही था कि कुछ कहने को, कि तभी शिखर बोला, चिंकी सही कह रही है भैया, 1-2 दिन रुक जाइए ना, ठीक से गांव दुआर देख लीजिए, हम आपको ले चलेंगे सब जगह। ऐसे खाली रास्ता नापे से क्या फ़ायदा, चलिएगा, आपको खेत वगैरह सब दिखा लाएंगे। शिखर चुप ही हुआ था कि चाचा फिर बोल पड़े, बचवा अब तक तोके रुकन पड़े, बहुरिया बोल दिए बा, घर में सबसे छोट बा, ओकर तो बतिया तो है मानिन पड़े ना। मैं हर तरफ से भावनात्मक बंधन के डाले गए इन फंदों को तोड़ न पाया। कहा ठीक है, आप सब इतना कह रहे हैं तो रुकना ही पड़ेगा। तभी अंदर से किसी दुधमुए बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सुनते ही चिंकी दौड़ती हुई अंदर को चली गई। मैं फिर सोफे पर बैठ गया। उसी समय चाचा शिखर से बोले, बेटवा खाए पिए के इंतजाम करा, बचवा भुखानो ही है। मैंने मना किया लेकिन कोई नहीं माना। मैं गर्मी के कारण परेशान हो रहा था। शिखर भी अंदर खाने पीने के इंतजाम के लिए चला गया। हाथ का पंखा हाँकते हाँकते मेरा हाथ दर्द करने लगा, ऊबने भी लगा था। काम न होने के कारण बड़ा तनाव महसूस कर रहा था। यही सोचकर आया था कि 5 खेत बेचकर जो 80 लाख मिलेंगे उससे सबसे पहले बैंक का 50 लाख लोन खत्म कर रात दिन कर्ज के टेंशन से मुक्ति पाऊंगा। बाकी 30 लाख में से 2 लाख जौनपुर वाले रिश्तेदार को दे दूंगा, या उनका कमीशन था। बाकी बिजनेस को बढ़ाने में लगाऊंगा। लेकिन खरीदार की डेथ ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। शिखर की बात मुझे ठीक लगी कि गांव भी घूम लीजिए। मैंने सोचा चलो इसी बहाने खेत के रेट भी कंफर्म करूंगा कि क्या चल रहा है। मैं इसी उधेड़ बुन में उठकर बाहर गया। ड्राइवर जीप को पेड़ की छांव खड़ा कर अंदर दरवाजे बंद किए सो रहा था। शीशे पर नॉक कर दरवाज़ा खुलवाया और मैं भी अंदर ही बैठ गया। अंदर फुल स्विंग में एसी चल रहा था। ठंड में मुझे बड़ा आराम मिला। घंटों से गर्मी ने परेशान कर रखा था। कुछ देर में मैंने राहत महसूस की। उसके बाद सूरत में पत्नी को फ़ोन कर सारी स्थितियों को बताकर कहा, मैं 1-2 दिन रुक कर देखूंगा कि कोई रास्ता निकल सके, कहीं किसी दूसरे कस्टमर से ही बात बढ़े। रिश्तेदार बोल ही रहे थे कि घबराइए नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि
किसी तरह काम बन जाए, आपका इतनी दूर से आना बेकार ना हो जाए। मैं जानता था कि वो पूरे जी जान से लगे हैं, आखिर 2 लाख उनको भी तो मिलने थे। रुकने की बात सुनकर पत्नी घबरा गई कि मैं उन चाचा के यहाँ रुका हूँ जिन्होंने कभी इन्हीं खेतों के लिए रिवॉल्वर निकाली थी। वह नाराज़ होने लगी। मैंने बताया कि अब सब कुछ बदल गया है। चाचा की मानसिक शारीरिक हालत बताई। फिर भी उसका आग्रह था कि जौनपुर वाले रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊँ, जैसे भी हो चाचा के यहाँ न रुकूँ। बड़ा विश्वास दिलाने पर मुझे मन से मानी। मैंने जौनपुर वाले रिश्तेदार को भी रुकने की बात बताई। जीप भी रोक लेने को कहा तो वह खुशी खुशी मान गए। मैंने सोचा चलो 1 से 2 भले, जीप रहेगी तो कहीं जाने आने में भी आसानी रहेगी। वैसे भी शहर की जीवन शैली में पैदल चलने की आदत तो खत्म ही हो चुकी है। मेरे मन में धीरे धीरे कई योजनाएं आकार ले रही थी। करीब घंटे भर बाद शिखर खाना खाने के लिए बुलाने आया। पहले भी एक बार वह आया था कि जीप में क्यों बैठे, तो मैंने यह कहकर वापस कर दिया था कि गर्मी बहुत है, यहाँ एसी से थोड़ी राहत है। ड्राइवर तो इसी के चलते जीप से उतरा भी नहीं था। गाड़ी को थोड़ी देर के अंतराल पर स्टार्ट करता रहता था। नाश्ता भी उसे जीप में ही भिजवा दिया गया था। खाने के लिए उसे साथ ही बुला लिया। सोचा शिखर कहाँ बार बार खाने को लेकर आता जाता रहेगा। चिंकी ने खाना अच्छा बनाया था। कद्दू की सब्जी थी, दूसरी आलू और प्याज की। आलू की सब्जी क्या थी, बिल्कुल चाट वाली स्टाइल में बनाई थी। साथ में अरहर की दाल, जिसे उसने लहसुन जीरा देसी घी से छौंका था। पूर्वांचल में लहसुन से दाल छौंकना आम बात है। मुझे खाना बहुत बढ़िया लगा, मगर रोटी में वह सौंधापन नहीं था जो बरसों पहले गांव आने पर दादी और चाची के हाथों से चूल्हे में पकी रोटी में होता था। मेरा मन उन दिनों दादी के द्वारा सबके लिए जिस तरह खाना बनवाया जाता था वहाँ पहुँच गया। जब सरसों के तेल में डूबे आम, मिर्चे का अचार, सिरके में डूबी प्याज, नींबू का सलाद, अब यह सब कहाँ था। सिरका पड़ी प्याज का सलाद आज भी था, लेकिन मुझे दादी के समय वाला स्वाद इनमें ढूंढे नहीं मिला। चिंकी शिखर बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे। पूछ पूछ कर रोटी सब्जी दाल बराबर दिए जा रहे थे। घी लगी रोटी मुलायम थी, मगर दादी वाली बात। चिंकी मना करने पर भी चीज़ों को डालती जा रही थी। इसके चलते मैं अपनी डाइट से थोड़ा ज़्यादा भी खा गया। खाने के समय चाचा भी बराबर बैठे रहे और खाने को कहते रहे। उनके इस आग्रह में मुझे बार बार दादी के आग्रह की झलक सी दिख जाती। चाचा के आग्रह को देखकर मन में कई बार आया कि काश चाचा तुम पहले भी ऐसे ही साफ निर्मल हृदय के होते, ऐसे ही प्यार तब भी सबके ऊपर उड़ेल रहे होते तो कितना अच्छा होता। बाबा दादी सारे भाई बहन तुम्हें कितने प्यार से पुत्तन पुत्तन कहा करते थे। सब मिलकर आपको ऊंची शिक्षा दिलाने में लगे रहे, मगर आप शहर में नशा आवारगी में लगे रहे। आप उस दौर में ही इतनी शानो शौकत से रहते थे कि गांव के लोग ईर्ष्या किया करते थे कि आप भाइयों की कमाई पर कैसे ऐश कर रहे हैं। कुछ लोग व्यंग भी किया करते थे। आपका नाम लेकर बोलते थे, अरे पुत्तन आपन कमाई पर करते थे ज़्यादा नीक लागत। और तब आप बड़ा अनाप शनाप बोलते थे, बड़े छोटे का भी ध्यान नहीं रखते थे, और जब नौकरी की तो वह भी नहीं कर सके। उद्दंडता के कारण कहीं टिक ही नहीं पाते थे। मेरे पापा ने सरकारी नौकरी लगवाई, लेकिन वहाँ वह कारनामा किया कि नौकरी से हाथ धो बैठे। पापा की भी नौकरी जाते जाते बची थी। आपकी इन हरकतों के चलते भाइयों ने अपने हाथ खींच लिए। तब आपकी शानो शौकत को हवा होते देर नहीं लगी थी। देखते देखते आप जमीन पर आ गए थे। तब गांव वालों के व्यंग आपको तीर की तरह चुभते थे, मगर तब आप कसमसा कर रह जाते थे। पहले की तरह दबंगई करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाइयों ने आना लगभग बंद कर दिया था। गांव वाले जान गए थे कि जिस दम पर आप कूदते थे वह सारा दम निकल चुका है। अब सब मौका ढूंढते थे कि आप अब पहले की तरह बोलें तो आपको कचर मार के पहले के अपमानों का बदला लें। आप इतना तो समझदार थे ही, तो अब आप अपनी पतली हालत को समझकर बचा कर राह में किनारे किनारे चलने लगे। व्यवहार बदल गया। चौथे चाचा जो आसपास के कई गांव नाते रहते थे, उनसे आपके 36 के आंकड़े को भी गांव वाले जानते थे। वह यह भी भाप चुके थे कि चौथे चाचा तो चाहते ही हैं कि एक आध बार आपकी धुनाई हो ही जाए। काश आप दोनों चाचा परिवार के साथ चलते तो आज भी
इस गांव में अपने खानदान से नज़र मिलाने की किसी में हिम्मत ना होती। जमींदारी खत्म हो गई थी, लेकिन बाबा ने अपनी हनक बना रखी थी। आप लोगों की तरह गुंडई बदमाशी से नहीं, बल्कि अपने सद्कर्मों से, अपनी विद्वत्ता से, समाज के आखिरी व्यक्ति को भी यथोचित सम्मान देने से, मदद देने से। उन्होंने जब मंदिर बनवाया तो कोई भेद नहीं रखा, हर आदमी को सादर आमंत्रित करते रहे। उनकी विनम्रता, न्यायप्रियता, सादा जीवन उन्हें ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व बनाती थी कि हर आदमी उनके सामने नतमस्तक था, उन्हें पूरा सम्मान देता था, उनकी इच्छा का सम्मान करता था, उनकी किसी भी इच्छा को, बात को पूरा करने में गर्व महसूस करता था। मगर आप दोनों चाचा ने उनकी बनाई ऐसी शान शौकत को उनके रहते ही डुबोना शुरू कर दिया था। आप दोनों के लड़ाई झगड़े से दादी भविष्य की तस्वीर अच्छी तरह देख रही थी। वह बड़ी स्पष्ट विजन वाली महिला थी। बाबा से बार बार कहती रही कि अपने जीते जी बांट दो, सब अलग कर दो सबको, नहीं बाद में ये दोनों लड़ मरेंगे। लेकिन अपनी छवि को लेकर सचेत बाबा आतंकित थे। वह छवि का मोह छोड़कर व्यावहारिक नहीं बन सके। जीते जी नहीं किया बंटवारा। उनका हर बार एक ही जवाब होता था कि मेरे जीते जी बंटवारा नहीं होगा। आखिर दादी की बात को आप दोनों ने सही कर दिया, संपत्ति के लिए लड़ मरे। इससे ज़्यादा शर्मनाक, निंदनीय क्या होगा कि एक भाई की पत्नी की शव यात्रा निकल रही है और पड़ोस में ही एक भाई परिवार सहित घर में दरवाजा बंद किए पड़ा रहा। 13वीं के दिन कहीं और चला गया। गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने आप दोनों के कुकृत्यों पर थूका नहीं है। और चौथे चाचा के प्रयाग में मरने पर आप भी सोते रहे, बदला लेते रहे। सगे भाई की चिता की आंच आप तक नहीं पहुंची। आपकी आतंक से आतंकित चौथे चाचा के लड़के ने ऐन बाप की 13वीं वाले दिन रात 12 बजे ट्रकों में सामान भरकर प्रयाग भेज दिया। गांव वाला घर खाली कर दिया, ताला डाल दिया। गांव थूकता रहा कि कहा भैया बाप के मरे का इंतजार हो रहा था। कहा चाची से कहा कि फलाने वो आदमी के मरे का इंतजार करत रहूँ। कहा गांव वालों की सूल सी चुभती बातें 13वीं में आए बाकी शेष बचे एक भाई और अन्य के परिवार के सदस्य भी सुनते रहे। खून का घूंट पीकर सुनते रहे कि का गौवा से पातकी कम होगा। खून का घूंट पीकर सुनते रहे कि गौवा से एक पातकी कम होगा। जब तक रहा जिया हराम किए रहा। सब कानाफूसी करते रहे कि एकर बेटवा तो बापों से आगे निकल गई बा, ताऊ चाचन के समन वो भर लेगा। घर आए मेहमानन के एक गिलास पानी नहीं पूछत बा। सारा परिवार एक पट्टीदार की यह बात भी सुनकर कसमसा कर रह गया कि अरे ई बापों से बड़ा पातकी यानी पापी बा। अच्छा बा गौवा छोड़ के जात बा। बापू दोनों पातकियन से गांव मुक्ति पाए जात बा। ई गांव के बदे आज का दिन बहुत नीक बा। ऐसी ऐसी कड़वी बातें घर आए परिवार के सदस्यों का सीना छल नहीं करती रही और सबने खून का घूंट पीकर किसी तरह वह दिन बिताया और अगले दिन सवेरे ही सब छोड़कर चले गए। मगर पांचवें चाचा आपने हद तो यह कर दी कि परिवार के सदस्यों से मिलने तक नहीं गए। आप दोनों की हरकतों की चर्चा बाद में भी परिवार के सदस्य कर करके दुखी होते रहे। पूरे गांव में ऐसी घटनाएं, बातें नहीं हुई जैसी आप दोनों ने की। आज हम अगली जनरेशन से उम्मीद करते हैं कि परिवार खानदान को एक करें, परंपराओं को निभाएं। चाचा मैं आपको क्या कहूँ, खुद को क्या कहूँ, आया किस काम से था, हो क्या गया और कर क्या रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है मुझे। मुझसे अच्छे तो दोनों छोटे भाई हैं। आए तहसील में ही अपना हिस्सा बेचकर चले गए। पापा की डेथ के बाद दोनों ने 4 महीना भी इंतजार नहीं किया। दोनों कितना कह रहे थे कि भैया बेच दो, इमोशनल होने से कोई फ़ायदा नहीं, प्रैक्टिकल बनिए। जब पापा लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे। मगर मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ा था। आज यहाँ अधर में लटका फुली कंफ्यूज पड़ा हूँ, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूँ। और ये चाचा, इनके लड़के बहू की बातें इतनी टची हैं कि और बांधे ले जा रही हैं। यही सब सोचता खाने के बाद मैं फिर ड्राइवर के साथ जीप में ही आराम करने लगा। खाने के बाद चिंकी ने मिठाई भी दी थी। खोया के पेड़े बेहद स्वादिष्ट थे।
पापा यहाँ से जाते वक्त इन्हें ज़रूर ले जाते थे। ये बेहद सिंपल तरीके से यहाँ बनाए जाते हैं। मोटी पिसी शक्कर में हल्की सी लिट्टी या शानदार मिठाई यहाँ 50 साल से मिलती आ रही है। मैंने सोचा शाम को चलूँगा यहाँ बाज़ार देखने। चलते समय यहाँ की मिठाइयाँ ज़रूर ले चलूँगा। जीप में ही मेरी आँख लग गई, सो गया और तरह तरह के सपने आते रहे। करीब 6:30 बजे शिखर ने उठाया कि चलिए नाश्ता कर लीजिए। मैंने कहा भैया देर से खाना खाया है। खाना खाया है, ज़्यादा खाया है, अब केवल चाय पीऊँगा। मगर वह जिद पर अड़ा रहा। जाना पड़ा। धूप अब तक मकान की दीवार पर उसकी छत को छू रही थी। मकान के सामने छाया ही छाया थी। हमें बुलाने से पहले दरवाजे के सामने खूब पानी का छिड़काव कर दिया गया था। प्लास्टिक की कुर्सियां मेज रखी थी। एक कुर्सी पर चाचा छड़ी लिए बैठे थे। मैं भी ड्राइवर के साथ जाकर बैठ गया। चिंकी ने जग में पानी दिया था, जिससे ड्राइवर और मैंने मुंह धोए। बड़ी राहत महसूस की। सिर्फ चाय पीना चाहता था, लेकिन चिंकी, शिखर, चाचा के आग्रह के सामने मेरी एक न चली। हमें पकौड़ियाँ खानी पड़ी। पकौड़ियाँ खाकर बार बार उस पत्ती का नाम मेरी जुबान पर आकर रह जा रहा था जिससे वह बनी थी। अम्मा ने कई बार बनाकर खिलाया था। घर पर बहुत दिनों तक यह गमलों में लगी भी थी। पापा की मनपसंद थी, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद बीवी ने निकाल कर दूसरे फूल वगैरह लगा दिए। मुझे गुस्सा आया था, मगर बीवी से कुछ नहीं कह सका था। जब याद नहीं आया तो मैंने चिंकी से पूछ लिया। उसने बताया अजवाइन। यह अजवाइन की पत्तियां छोटी छोटी और मोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा महकती हैं। उन्हीं को बेसन के गाढ़े घोल में डिप कर बनाया गया था। चिंकी ने बेसन में कई और प्रयोग भी किए थे, जिससे पकौड़ियाँ बड़ी तीखी और टेस्टी बन गई थी। चटनी में उसने नींबू का छिलका भी, राई, लहसुन, हरी मिर्च, जरा सा सरसों का तेल भी मिला दिया था। इस एक्सपेरिमेंट ने चटनी को बहुत तीखा टेस्टी बना दिया था। चाय के साथ मैंने और ड्राइवर ने भी जी भर कर खा लिया। मैंने देखा कि हम सब करीब आधा घंटा वहाँ बैठे चाय पीते रहे। शाम होते ही तमाम लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने चाचा से कोई बातचीत नहीं की। अमूमन जैसा कि गाँवों में होता है कि लोग मिलते ही हाल चाल, बातचीत, राम जोहार करते हैं, लेकिन यहाँ लोग सामने से निकल कर जाते रहे, लेकिन किसी ने स्माइल तक नहीं दी। दिखाई यह भी दिया कि बाकी लोग जो आसपास अपने घरों के सामने दिख रहे हैं, वह जरूर आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे यह समझते देर न लगे कि चाचा का व्यवहार गांव में कैसा है। लोग इनके परिवार से ही दूर भागते हैं। मुझे बड़ी कोफ्त होने लगी कि आखिर मैं यहाँ क्यों आ गया, क्यों रुका। बढ़ती उलझन के चलते मैंने शिखर से कहा चलो बाजार घूम घाम के आते हैं। चाचा भी बोले हाँ जा भैया, के घुमाया के लिए आओ जाए के। मन मेरा पैदल ही घूमने का था, लेकिन पैदल चलने के आलस के चलते जीप ले गया। बाजार में दुकानें खुली हुई थी। गर्मी से राहत मिलते ही चहल पहल बढ़ गई थी। सूर्यास्त होने ही वाला था। पश्चिम में दूर सूरज गाढ़ा केसरिया होता हुआ क्षितिज रेखा को छू रहा था। बस स्टेशन के पास गाड़ी रुकवा कर मैं पैदल ही चहलकदमी करने लगा। सिगरेट पीने का मन हो रहा था। मैं फिर उसी दुकान पर पहुंचा दोपहर में जिससे पता पूछा था। वह देखते ही मुस्कुराया। मैंने अपना पसंदीदा ब्रांड सिगरेट मांगी तो उसने कहा भैया एक कस्बा गांव बा, ज़्यादा महंगी सिगरेट नहीं मिलती। फिर उसने जो सबसे महंगी थी उसके पास वही एक डिब्बी बढ़ाते हुए कहा ला भैया यहो ठीक बा। मैंने ले लिया। शिखर ने उससे परिचय कराया कि हमारे बड़े भैया हैं। फिर तो वह बातूनी पान वाला नॉन स्टॉप चालू हो गया। दुकान के सामने पड़ी दो बेंचों पर हम बैठ गए। एक दो लोग आकर और बैठ गए। मैंने शिखर को सिगरेट ऑफर की तो उसने भी ले ली। बात गांव के विकास से लेकर देश के विकास तक छिड़ गई। राजनीतिक पार्टियों की ऐसी की तैसी होने लगी। पान वाला जिसका नाम जस्सू था वह ग्राहकों को निपटाता भी जा रहा था और बात भी चालू रखता। मैंने देखा उसे राजनीति की ठीक ठीक समझ थी। जो लोग आकर बैठे थे वो उसकी बात में पूरा रस ले रहे थे। मैं तो ले ही रहा था। करीब 7-8 लोग थे।
इस बीच मैंने शिखर से कहकर बगल वाली दुकान से वहाँ बैठे सभी लोगों के लिए चाय मंगवा ली। पैसा भी भिजवा दिया कि कहीं यह जस्सू खुद ना देने लगे। मेरी आशंका सही निकली। जब चाय आई तो जस्सू बोला, अरे भैया आपने काहे मंगा ली? आप हमारे मेहमान, हमें पिलानी चाहिए चाय। वह चाय वाले को वहीं से चिल्लाकर पैसा वापस करने को बोलने लगा। उसने पैसा अपने आदमी के हाथ भेजा भी, लेकिन मैं किसी हालत में वापस नहीं लेना चाहता था। तो कहा, मैं बड़ा भाई हूँ, भाई कह रहे हो और भाई की मंगाई चाय भी नहीं पी सकते? ये चाय नहीं है, मेरा स्नेह है आप सब के लिए। ऐसी भावनात्मक बातें कहकर मैंने उसे निरुत्तर कर दिया। आखिर वह चाय का कुल्हड़ लेता हुआ बोला, भैया तू तो अपने प्यार से हमार करेजवा निकाल ली है। अब पियक पड़बे करी। एक घूंट पीकर वह फिर चालू हो गया। बोला, भैया ये देश सुधरे वाला ना बा। इस सारे नेतवे का घूंट घूंट पिए जात है, खोखला हो जात बा अपन देश। इस सड़किए देख लें, जब हम पैदा भय रहे तब से एके ऐसे देखा थी। गढ़हा माँ सड़क, बिजली का पता नहीं, मुधकावे बदे आए जाए रतिया में। अंत कहा थे भैया कि 70 साल बहुत देख लिए ई लोकतंत्र। अब बंद करो ई लोकतंत्र फोक तंत्र का खेला। अब सेना का दे दो देश, वही चलावे 20-30 बरिस। वहू का लायक देख लिया जाए। जितना देश बिगड़ गवा बना ओके सेना के सोटा के बिना ठीक नहीं किया जा सकत। सेना के सोटा के बिना काम ना चली। जब सेना का सोटा चली तबे नेतवा और देशवासी ठीक हुई हैं। एकदम हिटलर के नहीं, बिना सोटा के कोनो सुधरे वाला नहीं है। हिटलर के नहीं कोनो चाहिए। देखिन रहे हैं सरकार कह रही, भैया सवेरे शाम लुटिया लेके खेत में जाए के बजाय घरे में जाओ, घरे में बनवा लियो शौचालय, पैसों दी बनाए लीन सब। लेकिन आदत से मजबूर जब तक खेते में न जाइए तब तक उतरबे नहीं करत। जब सोटा चल जाए तो कोनो दिखाई ना दे बाहर। मैंने कहा, हिटलर के शासन का मतलब समझते हो? तो उसने हिटलर की पूरी गाथा सामने रख दी। बोला, भैया ये पूरा देश बन जाए। ये जौन कश्मीर का खेल है ना, एक बार हो जाए परमाणु युद्ध, 30-40 करोड़ मरी जाए, अपन देश तबाह रहेगा। इस सारी जीव का जंजाल बना पूरी दुनिया के नाक में दम किए पाकिस्तान तो नेस्तनाबूद हो जाए। उसके बाद पूरा पाकिस्तान फिर से भारत में मिला लूँ। ई लोकतंत्र के खेला में नेतवन के चलते पाकिस्तान और कश्मीर समस्या बनी तो इन नेतवे कभो ई का न सुलझाए पाई हैं। भैया देश का एक हिटलर चाहिए, हिटलर। अब हिटलर चाहिए, उसी को लाइए, तब गाड़ी लाइन पर आएगी। तब इस ससुर सुअर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश औकात में आई हैं। जैसे हिटलरवा ना देश के देश खत्म कर दिए, वह तरह जाने भैया तो उसे एकदम मन के बात बताओ थे कि देश सुभाष गिरी से बनत है और एक राहत है। सुभाष गिरी ना अपनाए के देश बंटवाएं, 20 लाख मनई मार नावा गए, 5 करोड़ घुसपैठियन का बोझ घाते में लादे बैठे हैं। तो ही बतावा सही बात है कि नहीं? जस्सू की बातें चलती रही और मेरी सिगरेट चाय भी। उसकी बात खाली सुनता रहा, तभी बोलता जब वह धीमा पड़ता। मैं उसमें बड़ी आग देख रहा था। उसकी जानकारियाँ कम थी लेकिन फंडा उसका सीधा सपाट और सीधा चोट करने वाला था। वह भ्रष्टाचार, गांव की गली से लेकर दिल्ली तक के विकास की बात करता रहा। सूरज क्षितिज से गले मिलकर गायब हो चुका था। अंधेरा हो गया था। जस्सू ने लालटेन जला ली थी। वह आखिरी बस के आने तक दुकान खुली रखता था। अब मैं भी उठकर बस अड्डे के सामने जा रही रोड पर चल दिया। दोनों तरफ कुछ दूरी पर कहीं किराना तो कहीं कपड़े, मिठाई, चाय, पटरी पर सब्जी वगैरह की दुकानें थीं। इन 10-15 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। गांव की दुकानों पर भी चिप्स, मैगी, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल रिचार्ज सब दिख रहा था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फास्ट फूड के पैकेट हर दुकान पर दिख रहे थे। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नाक में अकेले ही दम के पतंजलि के प्रोडक्ट भी दिख रहे थे। बाबा की फोटो भी। कुछ दूर आगे चलने पर अपेक्षाकृत कुछ बड़ी दुकान दिखाई दी, जिसके बाहर पीपों, बोरों में सामान भरा था। चावल, गेहूं, दाल, चना जैसी चीज़ों के अलावा पैकेट दीवारों पर टंगे थे। दुकान के दरवाजे पर ऊपर दीवार पर बड़े अक्षरों से लिखा था, बिल्लो बुआ की कोहड़ौरी। यह नाम देखते ही मैंने गाड़ी रुकवा ली। मैंने शिखर से पूछा, ये बिल्लो कौन है?
यह सुनते ही शिखर बोला, भैया ये बिल्लू बुआ की दुकान है। आज की डेट में बिल्लू बुआ यहाँ की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन है। कोई ऐसा सामान नहीं है जो इनकी दुकान पर ना मिलता हो। थोक फुटकर दोनों मिलते हैं। आगे इनकी खाद और बीज की भी दुकान है। पतंजल की एजेंसी है, वह आगे है। मैं उनके फादर बैजू के बारे में पूछा तो शिखर ने कहा, बब्बा तो कई साल पहले मर गए। बुआ अपने एक भतीजा के साथ सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन ही नहीं, सबसे दबंग पर्सनालिटी बन चुकी हैं, जिनकी पहुंच हर जगह है। गांव में कोई ऐसा काम नहीं जो इनके बिना अब पूरा हो। संडे को प्रधानी का चुनाव होना है। बुआ ने अब की ऐसी चाल चली है कि मुज्जी मियाँ की उनके परिवार की 25-30 बरस की बादशाहत खतरे में पड़ गई है। इस बार उनकी हार पक्की है। पूरा परिवार बिलबिलाया घूम रहा है। खानदान दो फाड़ में फट गया है। खानदान दो फाड़ में बंट गया है। बिल्लू के लिए यह सब सुनकर मैं दंग रह गया। धन्यवाद मित्रों। अब इस कहानी का शेष आप अगले भाग में सुनिए।